हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था, तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर। जो प्रीवियस 2021 का जो पेपर हुआ था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उसमें जो भी पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो भी पूछे गए थे, वो सब हम आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये आपके जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो भी आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से आपका जो बेसिक जो कुछ कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। और ये भी आपको पता चलेगा कि इस लेवल के जो क्वेश्चन है उतने ज़्यादा हाई लेवल के पूछे नहीं जाएंगे, पर आपको इससे एक अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके की आपकी तैयारी है और किस तरीके की तैयारी आपको आगे और करनी है। तो आप लोगों को अभी मेरे साथ बने रहना है आखिर तक, और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस से। तो दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो 2021 में यूपीएससी में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पर ये पूछा गया था, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कंसंट्रेशन होती है वेल्थ की, वो क्या वायलेट करती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन इस प्रकार से थे: राइट टू इक्वालिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम और द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जेकेपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपने आर्टिकल्स ज़रूर पढ़े होंगे। सारे आर्टिकल 39 के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है। ये जो आर्टिकल 39 है, आपको पता है कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो किसको वायलेट करेगी? क्योंकि आर्टिकल 39 के अंदर है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो ये वायलेट करेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एसआई के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों, ये जो दूसरा क्वेश्चन था, इसमें आपको पूछा गया था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो यहाँ पर पूछा गया था राइट टू प्रॉपर्टी की पोजीशन क्या है इंडिया में। तो यहाँ पर चार ऑप्शन इस प्रकार से दिए थे: लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, या फिर नाइदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट। तो दोस्तों, आपको पता है, तो यहाँ पर अगर आपने सभी फंडामेंटल राइट्स सभी चीज़ें पढ़ी होंगी जेकेपीएसआई के लिए, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि आर्टिकल 31 जो था, आर्टिकल 31 इसके तहत सबसे पहले आर्टिकल 31 जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, इसमें क्या था? इसमें राइट टू प्रॉपर्टी रखा गया था। राइट टू प्रॉपर्टी रखा गया था, पर इसको बाद में हटा दिया गया था। किसके तहत? इसको ओमिट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, 44th अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया गया था एज अ फंडामेंटल राइट। तो ये फंडामेंटल राइट था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, बाद में इसको हटा दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट तो ये भी रहा नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अभी ये क्या है? ये एक लीगल राइट है जो कि सभी के लिए अवेलेबल है, टू एनी पर्सन, चाहे वो फॉरेनर हो या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया हो। तो यहाँ पर लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में आपने डिफरेंस समझना है कि लीगल राइट वो राइट होता है जो कि लॉ के ज़रिए से, लेजिस्लेचर के ज़रिए से आता है, और फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से इंश्योर किया जाता है। तो यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी अभी इसकी पोजीशन क्या है इंडिया में? ये है एक लीगल राइट जो कि किसी भी पर्सन को अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये था दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था वो था इस प्रकार से: व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था 26 जनवरी 1950 में
इंडिया का एग्जैक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखें तो तब क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था इंडिया, सोवेर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या फिर सोवेर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या फिर सोवेर्न सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। तो दोस्तों आपको पता होगा, अमेंडमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो ये 3 वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये तीनों कब ऐड हुए थे? ये तीनों ऐड हुए थे आफ्टर 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए थे 1976 में। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, तो 1950 का हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखना, पर यहाँ पर 1976 में ये सोवर्न सोशलिस्ट सेकुलर और इंटेग्रिटी वोट ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। तो यानी कि यहाँ पर जहाँ पर सोशलिस्ट वोट होगा तो ये बाद में ऐड किया गया है, ये भी आंसर इसका नहीं बनेगा क्योंकि 1976 में ऐड किया गया था। उसके बाद यहाँ पर भी अगर सेकुलर जो है, सेकुलर भी ये 1976 में ऐड किया गया, तो ये वाला भी नहीं आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था 1950 में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये है सोवेर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये था 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या पूछा गया था दोस्तों? अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस इस प्रकार से थे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशनल विद फेडरल स्ट्रक्चर, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जिसमें एक नेशन की जिसका फेडरल स्ट्रक्चर हो, या फिर गवर्नमेंट जिसका हेड सारी नॉमिनल पावर्स एंजॉय करे, या फिर गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर था डी ऑप्शन, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था यहाँ पर, ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, पर यहाँ पर विद रेफरेंस टू इंडियन द टर्म हल भी हो कोई पर्टेन टू, तो ये सारी क्या थी, ये एक्चुअल में ट्राइबल लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड था 2021 के प्रीलिम्स के पेपर में, यूपीएससी में, तो यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन इस प्रकार से था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स। तो यहाँ पर भारत रत्ना और पद्मा अवार्ड्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, यहाँ पर कौन से करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत रत्ना और पद्मा अवार्ड्स ये टाइटल्स हैं अंडर आर्टिकल 18। तो दोस्तों भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स एक्चुअल में टाइटल्स नहीं है। एक्चुअल में जो आर्टिकल 18 होता है, आर्टिकल 18 होता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स होता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18(1) के तहत यहाँ पे बताया गया है कि ये टाइटल्स हैं भारत रत्ना और पद्मा अवार्ड्स, तो ये बिल्कुल टाइटल्स नहीं है। तो पहला जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है ये गलत है, तो ये भी आंसर में आएगा क्योंकि हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहला करेक्ट नहीं है। दूसरा यहाँ पर क्या बताया गया है, द पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। तो यहाँ पर बताया गया है कि पद्मा अवार्ड्स जो कि इंस्टीट्यूट हुए थे 1954 में, बिल्कुल 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे पद्मा अवार्ड्स, वर सस्पेंडेड ओनली वंस। तो ये सस्पेंड बता रहा है कि एक ही बार ये सस्पेंड हुए थे, तो पर ये एक्चुअल में सस्पेंड हुए थे, 2 बार सस्पेंड हुए थे पद्मा अवार्ड्स। कब कब सस्पेंड हुए थे, 1977 से लेकर 1980 के बीच में पहली बार ये सस्पेंड हुए थे। उसके बाद ये कब सस्पेंड हुए थे, 1992 से 1995 के बीच में ये सस्पेंड हुए थे। तो यानी कि ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ भारत रत्ना अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत रत्ना के अवार्ड्स जो एक साल में दिए जाते हैं वो 5 से रिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब 5 ही अवार्ड्स मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि जो भारत रत्ना अवार्ड जो मैक्सिमम अवार्ड दिए जा सकते हैं वो हैं 3 ही अवार्ड्स एक साल में दिए जा सकते हैं भारत रत्ना के, यानी कि यहाँ पर
तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, तो हमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा, 1, 2 एंड 3। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे इस प्रकार से। राइट टू सिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया था। राइट टू सिटी इज़, यहाँ पर इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है राइट टू सिटी इज़ एन अग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स दैट कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर बताया गया है कि राइट टू सिटी एक अग्रीड ह्यूमन राइट है और यूएन हैबिटेट इसको मॉनिटर करता है सभी कमिटमेंट्स को जो भी हर एक कंट्री का इस रिगार्ड में। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। तो राइट टू सिटी क्या देता है, यहाँ पर बताया गया है कि हर एक ऑक्यूपेंट जो भी सिटी में रह रहा होता है उसको राइट देता है कि वो कोई भी पब्लिक स्पेसेस को इस्तेमाल कर सकता है, रिक्लेम कर सकता है और पब्लिक पार्टिसिपेशन कर सकता है इन द सिटी। देन थर्ड यहाँ पर है राइट टू सिटी मीन्स दैट स्टेट कैनॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। तो राइट टू सिटी यहाँ पर थर्ड में बताया गया है कि ये इसका मतलब ये होता है कि स्टेट डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पब्लिक सर्विसेज या फिर किसी भी फैसिलिटी को अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में इन द सिटी। तो यहाँ पर आपको बताने कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अब ये राइट टू सिटी, ये जो राइट टू सिटी है ये कॉन्सेप्ट कैसे आया था, ये एक्चुअल में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। एक्चुअल में ये राइट टू सिटी का क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि ये एक केस था जो कि हाई कोर्ट में फाइल हुआ था। ये केस था अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच। 2019 का ये केस था जिसमें जजमेंट दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 में। अब अजय माकन जो थे ये क्या थे, ये कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं। इन्होंने पेटिशन फाइल किया था। इन्होंने क्या किया था, एक पेटिशन फाइल किया था ताकि जो भी दिल्ली में जो भी स्लम डेवलपर्स थे, स्लम में रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग थे, उनको वहाँ पर उनके घरों को उजाड़ा जा रहा था, उनको डिमोलिश करा जा रहा था। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने ये पेटिशन फाइल किया था कि इनके साथ ऐसा ना किया जाए। तो इससे रिलेटेड दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जो अपना स्टेटमेंट, अपना जो कमिटमेंट दिया था, किसके बेसिस पे इन हाई कोर्ट ने कमिटमेंट दिया था, राइट टू सिटी के बेसिस पे। राइट टू सिटी के बेसिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कमिटमेंट दिया था कि जो भी ड्वेलर्स हैं उनके राइट टू सिटी के तहत उनको राइट है कहीं पर भी ड्वेल करने का। तो ये है आइडिया पूरा इसका राइट टू सिटी का, कि क्यों ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था। तो पहले दो स्टेटमेंट इसमें सही है और तीसरा यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं अब। दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से आपको स्टेटमेंट्स दिए गए थे और आपको बताना था कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या था, पहला स्टेटमेंट था जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन एंड नॉट इन जेल। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या था, यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी के बारे में बताया गया है। तो जुडिशियल कस्टडी का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी एक्यूज जो है वो कंसर्न जो भी मैजिस्ट्रेट रहता है उसकी कस्टडी में रहता है। ओके, यहाँ तक तो ठीक था। एंड सच एक्यूज इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पर बताया गया है कि वो एक्यूज जो है वो कहाँ पे लॉकअप होता है, यहाँ पर बताया गया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर स्टेटमेंट में बताया गया है कि पुलिस स्टेशन में जुडिशियल कस्टडी के अंदर इसको लॉकअप किया जाता है, नॉट इन जेल, जेल में नहीं, पुलिस स्टेशन में इसको लॉकअप किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? यहाँ पर आपको पता होगा कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी, इसमें क्या डिफरेंस होता है। जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी में कंसर्न जो मैजिस्ट्रेट रहता है उसकी कस्टडी में रखा जाता है, पर रखा कहाँ जाता है, जेल में रखा जाता है। और पुलिस कस्टडी में जब कोई भी कंसर्न जो एक्यूज होता है उसको रखा जाता है पुलिस स्टेशन में, पुलिस कस्टडी के दौरान। तो यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी के यहाँ पर बताया गया है कि इसको पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है।
देन जो दूसरा स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेग्रेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी का बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर जो चार्ज में रहता है यहाँ पर उसको अलाउ नहीं किया जाता कि वो इंटेग्रेट करे सस्पेक्ट को विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के अप्रूवल के बिना वो इंटीग्रेट नहीं कर सकता है उस सस्पेक्ट से। तो बिल्कुल ये जुडिशियल कस्टडी का ये रूल है कि पुलिस ऑफिसर उस कोई भी जो अक्यूज़ रहता है, अगर जुडिशियल कस्टडी में है अक्यूज़, तो वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर उसको यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन, सेकंड ओनली यहाँ पर करेक्ट है। ओके, इसी प्रकार से आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन जो है 13th क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था यूपीएससी के पेपर में, यहाँ पर पूछा गया था विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर इंडिया के रेफरेंस में बताया गया है कि इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर कीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। पहला स्टेटमेंट इस प्रकार से था, When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रिजनर को एक सफिशिएंट केस के अकॉर्डिंग जब उसको पैरोल दी जाती है तो पैरोल उसको डिनाई नहीं की जा सकती उस प्रिजनर को, क्योंकि ये इसका लीगल मैटर हो जाता है उसका राइट का। अब पैरोल आपको पता है कि पैरोल क्या होती है। पैरोल होती है कि कोई भी प्रिजनर जब उसको रिलीज़ किया जाता है, जब उसका जो भी सेंटेंस है उसको सस्पेंड करके उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। क्यों रिलीज़ किया जाता है? कंडीशनल बेसिस पर, उसके बिहेवियरल जो चेंजेस होती हैं उसके बेसिस पर उसको पैरोल पर डाला जाता है। पर एक्चुअल में ये उसका राइट नहीं होता है, ये कंडीशनल और उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि उसको पैरोल मिलेगी। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट था ये गलत है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का बताया गया है कि उनके अपने प्रिजनर रिलीज पैरोल रूल्स हैं। तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट सब्जेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो रूल्स रहते हैं प्रिजनर रूल्स, ये स्टेट सब्जेक्ट्स की स्टेट लिस्ट में आते हैं इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल में ये आते हैं, 7th शेड्यूल में। तो ये सही है, यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बन जाता है। इसी प्रकार से आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ से यहाँ पर पूछा गया था, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज the nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006। तो नेशनल लेवल पे कौन सी मिनिस्ट्री या फिर नोडल एजेंसी है जो कि इंश्योर करती है कि इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो जाए किसकी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स के एक्ट्स हैं 2006 के। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? ये देखती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया था दोस्तों? यहाँ पर पूछा गया था लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि लेजिस्लेचर जो कि कन्फर कर रहा है एग्जीक्यूटिव या फिर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर, जब उसको अनकंट्रोल्ड या फिर अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है लेजिस्लेचर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, किसके मैटर में? इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एप्लीकेशन जो भी लॉ अप्लाई करना होता है उसके एप्लीकेशन के तहत अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को लेजिस्लेशन अनकंट्रोल्ड या फिर अनगाइडेड पावर्स दे देता है, तो ये जो है ये किस आर्टिकल को वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड कौन सा लॉ है हमारा? वो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इस लॉ को ये वायलेट करेगा, जो कि आता है आर्टिकल 14 के अंडर। तो आर्टिकल 14 जो कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ के अंडर है, उसको ये वायलेट करेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया था आपके पेपर में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ फेडरल इन कैरेक्टर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडियन पॉलिटी का इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि इंडिकेट करता है कि ये फेडरल है कैरेक्टर में।
तो फेडरल क्या होता है? फेडरल होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एज अ फेडरेशन के तौर पे होती है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर्स सेपरेटेड होती हैं। तो यहाँ पर फेडरल कैरेक्टर कौन सा फीचर शो करता है इनमें से? पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्ड। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये फेडरल शो करता है। या फिर इन यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये जिसमें बताया गया है कि जो यूनियन लेजिस्लेचर होता है, यूनियन लेजिस्लेचर जिसमें क्या होता है, जो डिफरेंट इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यहाँ पर, डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटर्स से भी, राज्यसभा में भी आता है, लोकसभा में भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। तो ये जो यूनियन लेजिस्लेचर में मेंबर्स आते हैं, ये एज अ फेडरल कैरेक्टर शो करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि स्टेट की टर्म को बेस्ट डिफाइन कौन सा, यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेट को बेस्ट डिफाइन करता है। इन चारों को आप देखिए। तो स्टेट को जो बेस्ट डिफाइन करता है, बेस्ट डेफिनेशन जो स्टेट की है, वो है बी ऑप्शन यहाँ पर है। इसमें क्या है? अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance। तो ये है एक स्टेट की परफेक्ट डेफिनेशन। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर जो 18 पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया था? विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। अब इंडियन जुडिशरी पे ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स दिए गए थे। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना था कि कौन सा यहाँ पर आंसर इसका आएगा, कौन से स्टेटमेंट इनमें दोनों में से सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया गया था? पहला स्टेटमेंट दिया था, एनी रिटायर्ड जज, कोई भी रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी रिटायर्ड जज, जो भी रिटायर हो गया होता है जज सुप्रीम कोर्ट का, उसको वापस बुलाया जा सकता है और वो एज अ सुप्रीम कोर्ट जज एक्ट कर सकता है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको समन करता है विद प्रायर परमिशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 128, आर्टिकल 128 के तहत ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट किसी भी रिटायर्ड जज को वापस बुला सकता है कि वो एज अ सुप्रीम कोर्ट जज फिर से एक्ट करे। तो आर्टिकल 128 आपको याद रखना है। ये आपके JKPSI के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 128 में क्या आता है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें क्या दिया गया? हाई कोर्ट इन इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाई कोर्ट जो रहते हैं इंडिया के, उनके पास रिव्यू की पावर जो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू की पावर होती है, वैसे इनके पास भी पावर टू रिव्यू होती है इट्स ओन जजमेंट, अपने जजमेंट को रिव्यू करने की पावर होती है एज अ सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत इस हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है अपने जजमेंट को रिव्यू करने की। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके JK पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में कि आर्टिकल 226 में क्या आता है, या फिर हाई कोर्ट के पास कौन सी अपने जजमेंट को रिव्यू करने के लिए कौन से आर्टिकल के तहत इसमें पावर होती है। तो इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे ऐसे आर्टिकल्स के, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया था विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर भी इंडिया के रेफरेंस में बताया गया था कि इन स्टेटमेंट को कंसिडर कीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या स्टेटमेंट था? पहला स्टेटमेंट दिया गया है, देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। तो इंडिया के हिसाब से एक ही सिटीजनशिप है और एक ही डोमिसाइल है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। बर्थ ओनली, बर्थ के हिसाब से ही वो हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स
इट अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो फॉरेनर अगर किसी फॉरेनर को अगर सिटीजनशिप दे दी गई, उसके बाद उसको डिप्रीवेशन, उसको सिटीजनशिप वापस नहीं ली जा सकती, बिल्कुल ली जा सकती है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर बनता है। लास्ट क्वेश्चन जो आपके इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन जो था, आपको पूछा गया था यूपीएससी के पेपर में, तो ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड क्या है? तो लिबर्टी का बेस्ट सेफगार्ड क्या है? वो है एक कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी लिबर्टी का एक परफेक्ट सेफगार्ड है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि आपके जेकेपी सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में इंडियन पॉलिटी मेंशन है, तो इससे रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपको हेल्प मिलेगी इससे, कि किस प्रकार से आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर कमेंट में अगर कोई भी मुझसे गलती हुई है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा फ्यूचर में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।